आज का विषय है पद परिचय। हिंदी व्याकरण में पद का परिचय देना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब विचार ये आता है कि पद होता क्या है। आप लोग प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। शब्द, आपने शब्द पढ़े हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब तक आप शब्द पढ़ा है कि शब्द क्या है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके कि टुकड़े न किए जा सके, और उन वर्णों के समूह को, उन वर्णों को जोड़ करके उन वर्णों का एक ग्रुप शब्द कहलाता है, बशर्ते उसका कोई अर्थ निकलता हो, वो सार्थक हो। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब ये पद कब बन जाता है भाई? वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों से बंद करके, व्याकरणिक नियमों से आबद्ध होकर के किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद का रूप धारण कर लेता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो पद कहलाते हैं, वो पद हो जाता है। उन्हीं पदों का परिचय देना, वाक्य में उस पद, उस शब्द की व्याकरणिक स्थिति क्या है इसकी जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। कोई शब्द है वो व्याकरण में किस रूप में है, उसका क्या भेद है, ये सारी जानकारी देना पद परिचय की श्रेणी में आता है। अब पद के भेद, जिस प्रकार के इस शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, उसी प्रकार पद के भी दो भेद होते हैं, एक विकारी दूसरा अविकारी। विकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिसमें परिवर्तन आ जाए। अब परिवर्तन शब्दों में, पदों में किसके आधार पर आते हैं? तो शब्दों में, पदों में जो परिवर्तन आते हैं उसके लिंग के आधार पर आ जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में परिवर्तन आ जाएगा, वचन के आधार पर आ जाएगा, एक वचन के शब्द और बहुवचन के शब्दों में अंतर आ जाता है। कारक के आधार पर भी परिवर्तन, विकार आ जाता है। तो जिन पदों में, जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिसमें परिवर्तन हो जाए, जो बदल जाए, जिनका स्वरूप बदल जाता है। तो अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना है, जिस पर लिंग, वचन, कारक इनका कोई प्रभाव न पड़े। वही शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो, वही शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हो, वही एक वचन में, वही बहुवचन में, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से विकारी पद कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया, जो किसी कर्ता के, किसी कार्य के होने को, संपादित होने को स्पष्ट करता है वो क्रिया कहलाते हैं, उस वाक्य की क्रिया। अब जब हम विकारी पदों का परिचय देंगे इस प्रकार से, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी है। तो विकार किसके आधार पर उत्पन्न होते हैं? लिंग, वचन, कारक के आधार पर उत्पन्न होते हैं। तो जब हम विकारी पदों का परिचय देंगे तो सबसे पहले भेद, कि उस पद का भेद क्या है, उसका उपभेद, उसमें प्रयुक्त लिंग, वचन और कारक, इनका भी परिचय देंगे। अब विषय आता है अविकारी पद। ये अविकारी पद कौन कौन से होते हैं भाई? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द अविकारी होते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
विस्मय आदि बोधक, निपात, इनको अव्यय भी कहते हैं। अव्यय जिसका व्यय ना हो सके, जो खर्च, व्यय माने खर्च होना, जो खर्च ना हो, जो बदले नहीं, जो परिवर्तित। जैसे हमारी जेब में से 100 रुपए हैं, 1 रुपया खर्च हो गया, 99 रह गए, बदल गए, 1 खर्च हो गया, 98 हो गए, 2 रुपए आ गए तो फिर वापस 100 हो गए, परिवर्तित होते रहना। इसी प्रकार यहां अव्यय, जो व्यय ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय और निपात, ये अविकारी पदों में आते हैं। और जब अविकारी पदों का परिचय देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अविकारी पदों में लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका जब परिचय देंगे तो केवल भेद और उपभेद, केवल भेद और उपभेद, यही परिचय देंगे। लिंग, वचन, कारक इसमें नहीं लिखेंगे, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले देखिए, हम संज्ञा पद का परिचय देते हैं। पहला वाक्य देखिए, अनुराग पुस्तक पढ़ता है। यहां देखिए, एक अनुराग और एक पुस्तक, दोनों को रेखांकित किया गया है, दोनों को अंडरलाइन किया गया है। यहां अनुराग और पुस्तक, ये 2 संज्ञा शब्द है, इनका परिचय देंगे। तो सबसे पहले हम अनुराग का परिचय देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का परिचय दे रहे हैं ना, संज्ञा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ता है क्रिया का ये करता है, अनुराग। दूसरा आता है पुस्तक। संज्ञा है ये भी, पर जातिवाचक संज्ञा है, कोई एक विशेष पुस्तक नहीं है, ये जातिवाचक, पूरे पुस्तक समूह का बोध करा रहा है। तो यहां पर पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग। अब कैसे निकालेंगे पुस्तक स्त्रीलिंग क्यों है भाई? पुस्तक को वाक्य में प्रयोग करेंगे कि पुस्तक खो गई, क्रिया के आधार पर। अब खो गई क्रिया स्त्रीलिंग की आ गई, तो इसलिए यहां पर ये पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग। पुस्तक खो गया नहीं होता, पुस्तक खो गई। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसके लिंग को जानने का। पुस्तक फट गई, पुस्तक फट गया नहीं होता, गया होगा तो पुल्लिंग हो, गई होगी तो स्त्रीलिंग। तो पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्या रहा पद परिचय में? जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन। अब कारक क्या है भाई? कारक निकालना है इसका। कारक कौन सा है? ये तो कर्ता कारक हो गया। वाक्य में क्या क्या? कर्ता, कर्म, करण, क्रम है इसका। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इस प्रकार से। तो हम यहां पर देखते हैं अनुराग पुस्तक पढ़ता। किसको पढ़ता है? प्रश्न आता है क्या कर्म करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो अनुराग पुस्तक को पढ़ता है, कर्ता ने कर्म को। सीधा सीधा सिंपल फंडा है, दैट इज कर्म। इसको हम कर्म कह दें। ये अनुराग पुस्तक को पढ़ता है, कर्म को करता है। तो यहां पुस्तक क्या हो गया? कर्म। और क्योंकि करता है क्रिया का ये कर्म है, पढ़ता है जो क्रिया है इसका ये कर्म, ये परिचय देंगे। तो क्या परिचय देंगे? सिंपल जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ता है क्रिया का कर्म। ठीक, एक बार और। जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। शायद पहले कर्ता कारक कर दिया है, नहीं, कर्म कारक होगा यहां पर। जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, पढ़ता है क्रिया का कर्म। ये इनका परिचय हो गया। इसके बाद में आता है, यहां देखिए एक ध्यान और दीजिए आप। यदि शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताना है तो कारक के अनुसार
उसका संबंध जाना जा सकता है। जैसे संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखा जाएगा अमुक क्रिया का कर्ता, और यदि कर्म कारक है तो लिखा जाएगा कि अमुक क्रिया का कर्म। ठीक, संज्ञा हो गया। अब इसके बाद में सर्वनाम। सर्वनाम जैसा आप जानते हैं संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले। अनुराग पुस्तक पढ़ता है, अभी अनुराग पुस्तक पढ़ रहा था, अब यह मैं पुस्तक पढ़ता हूं, संज्ञा की जगह मैं आ गया, सर्वनाम आ गया, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इनके भी वही परिचय होंगे जो सर्वनाम में होंगे। तो क्या होगा? मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं उत्तम। हमेशा मैं, हिंदी संस्कृत में भी मैं को उत्तम माना गया है कि मैं उत्तम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, और वह अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पढ़ता हूं, क्रिया पुल्लिंग की है तो पुल्लिंग। मैं पुस्तक पढ़ती हूं तो स्त्रीलिंग हो गया, और मैं पुस्तक पढ़ता हूं पुल्लिंग। एक वचन कर्ता कारक, पढ़ता हूं क्रिया का कर्ता। क्लियर? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, पढ़ता हूं क्रिया का कर्ता। दूसरा वाक्य देखिए, यह उसकी वही साइकिल है जिसे कोई चुरा ले गया। यहां देखिए, यह सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम जिसे को रेखांकित किया, तीसरा कोई। तो यह का जब हम परिचय देंगे तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय कि यह उसकी साइकिल है, यह निश्चय हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक, साइकिल संज्ञा का संबंध बताने के कारण ये संबंध कारक। क्लियर? इसके बाद में जिसे, संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म। किसे ले गया? जिसे। तो यह कर्म प्रश्न करने पर जब उत्तर निकल के आ रहा है क्रिया के साथ, तो किसे, तो उत्तर आया जिसे, यानी साइकिल। साइकिल के स्थान पर प्रयुक्त है, संज्ञा के स्थान पर, इसलिए जिसे। तो यहां क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, तथा चुरा कर ले गया क्रिया का यहां कर्म है। अगला आता है कोई। कोई कंफर्म नहीं है, कोई शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, कोई अन्य पुरुष में आएगा। पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। हालांकि पुरुष जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम में ही प्रयुक्त करते हैं, परंतु यहां कोई है, कोई अन्य। तो यहां हम अन्य पुरुष अगर लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। इसलिए कोई जो है, वैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि वहां निश्चय नहीं है कि कौन, कोई ले गया। क्लियर? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चुरा के ले गया क्रिया का कर्ता। कोई को हम अन्य पुरुष भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में आता है विशेषण। विशेषण शब्द का, पद का परिचय। साहसी सुभाष ने सब अंग्रेजों को चुनौती दी। यहां पर एक शब्द है साहसी, और सब
अब साहसी देखिए विशेषण है गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है तुम्हें। यह मूलावस्था है विशेषण की, मूल अवस्था। पुल्लिंग, एक वचन, सुभाष विशेष का गुण बताया जा रहा है। यहां विशेष सुभाष का गुण बताया जा रहा है कि वो कैसे साहसी है। क्लियर? गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, एक वचन, सुभाष विशेष के गुण का बोध कराता है। इसके बाद में आता है सब। सब संख्यावाचक विशेषण। यहां संख्या क्लियर की गई। संख्यावाचक विशेषण यह भी मूलावस्था है, पुल्लिंग, बहुवचन, क्योंकि सब और अंग्रेजों विशेष की संख्या का बोध करा रहा है। विशेष क्या है? अंग्रेजों, इसकी संख्या का ये बोध करा रहा है कि सब अंग्रेज। चलिए, इसके बाद में आता है क्रिया का पद परिचय। अगला वाक्य देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। मारा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। कैसे सकर्मक क्रिया है भाई? मारा के साथ कर्म क्या है? रावण को। देखिए सीधा सीधा बंधन, कर्ता ने, राम ने कर्म को, रावण को कर्ण से, बाण से मारा। तो क्रिया क्लियर हो गई। यहां मारा क्रिया किसके? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म क्या है यार? रावण है। पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच, क्योंकि राम ने मारा, क्रिया का सीधा भाग कर्ता पर पड़ रहा है। मारा क्रिया सीधे सीधे कर्ता पर बोझ डाल रही है। राम ने रावण को मारा। राम द्वारा रावण को बाण से मारा गया, यह कर्मवाचक। यहां कर्मवाच आ जाएगा। राम द्वारा, रावण को द्वारा। अब राम ने चूंकि रावण को मारा है, तो यहां कौन सी क्रिया हो गई? यहां पर सकर्मक क्रिया हो गई। तो सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच, भूतकाल, मारा क्रिया का कर्ता। राम कर मतलब मारा क्रिया का कर्ता राम, क्रिया का कर्म रावण, और क्रिया का करण बाण से। क्लियर? अब अगला वाक्य आता है। अब हम आते हैं अपने शब्द अविकारी शब्दों। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। लड़के ऊपर खड़े हैं। ऊपर, ऊपर का जब हम पद परिचय देंगे तो ऊपर जो शब्द हैं वो खड़े हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऊपर क्रिया विशेषण है। अब कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह खड़े होने का स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? बस केवल भेद और उपभेद यही लिखा जाएगा। सातवां अगला आता है आपका संबंध बोधक। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। के बाद संबंध बोधक अव्यय है। इसका पद परिचय जब हम देते हैं तो के बाद संबंध बोधक अव्यय, जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम से जोड़ रहा है। भोजन का संबंध विश्राम से के बाद के द्वारा जोड़ रहा है। तो कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय है, जो भोजन का संबंध विश्राम से जोड़ रहा है। बस इतना ही इसमें परिचय देंगे। इसके बाद में आता है समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले कुछ समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उनका परिचय कैसे देंगे? राम और श्याम जा रहे हैं, और यहां और का परिचय देना है।
राम और श्याम जा रहे हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक है, राम और श्याम को जोड़ रहा है, संयोजन कर रहा है, दो शब्दों को संयोजन कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा है? संयोजक, समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक। चलिए, इसके बाद में आता है विस्मय आदि बोधक, हर्ष, खुशी, आश्चर्य। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। अब यहां अरे का परिचय जब हम देंगे तो अरे विस्मय आदि बोधक अव्यय है, जो आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है, अरे विस्मय का बोध करा रहा है, इसलिए विस्मय। अगला वाक्य निपात, निपात का जब हम पढ़ते हैं, मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब ये तक, यहां पर तक शब्द का परिचय देना है, मेरी तरफ देखा नहीं, वाक्य सामान्य हो गया, परंतु मेरी तरफ देखा तक नहीं, यहां तक से वाक्य पर जोर डाल दिया, देखने पर जोर डाल दिया, तो ये तब क्या है? निपात है, जो देखना क्रिया की तरफ बल प्रदान कर रहा है, इसलिए यहां पर निपात। बस इसका इतना ही परिचय देंगे। तो ये आपके सामने आज पद परिचय, हमने विकारी अविकारी पदों के परिचय संबंधी विश्लेषण किया। आप इसका अभ्यास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल में हो। थैंक यू वेरी मच।